तो ठीक है, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था वो किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हम देख रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या चीज़ है वो समझते हैं। एक्चुअली 5 रजिस्टर का एक सर्किट बना रहे हैं हम। हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम नाम दे रहे हैं P, ये है Q, ये है R, ये है S, और इसको हम नाम दे रहे हैं G। ये वर्टिसेस है A, ये वर्टिसेस B, ये इस वर्टिस का नाम C और इसका नाम D। यहाँ हम एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं एक की के साथ। ठीक है, अब जनरली हम यहाँ पर है ना, एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुम ऐसा मान सकते हो जी जो है ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है, करंट की वैल्यू, बहुत स्मॉल करंट की वैल्यू मेजर कर सकती है, और करंट की डायरेक्शन। तो बेसिकली डिवाइस विच कैन डिटेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ये डिवाइस बता सकती है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर इसका तुम देखोगे, इसका डायल ऐसा होता है ना, इसके यहाँ पर सेंटर पर जीरो होता है, एक यहाँ पर जीरो, और इसके एक तरफ कुछ जैसे डिविजन्स होते हैं और दूसरी तरफ भी कुछ डिविजन्स होते हैं, 20 या 30 या 10। वो इसकी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। बीच में जीरो होता है और निडल बीच में होती है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो बीच में, अगर राइट हैंड साइड में करंट फ्लो हो रहा तो निडल राइट हैंड साइड में मुड़ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में करंट फ्लो हो रहा है तो निडल लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएगी। ये गैल्वेनोमीटर है। तो ये जो 5 रजिस्टर का अरेंजमेंट है, इसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 5 रजिस्टर्स। हम इस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस बोलते हैं कब? जब ये देखो, ये जो बीडी है ना, बीडी, इसको हम बोलते हैं ब्रिज आर्म। ये जो बीडी आपको दिख रहा है लाइन, इसको हम बोलेंगे ब्रिज आर्म। अगर ब्रिज आर्म से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तब हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। हम कब बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस? व्हीट स्टोन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस इफ, यानी यहां से हम करंट मान लेते हैं आई जी फ्लो हो रहा, व्हेन करंट थ्रू ब्रिज आर्म इज जीरो। ब्रिज आर्म इज जीरो। ठीक है, अब देखो, व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज ये क्या है, व्हेन व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस, मतलब जब आई जी जीरो हो, देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। देखो, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा ना, तब ये जो रजिस्टर्स हैं
इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होगा। तो इसका देखो प्रिंसिपल है, ये इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल क्या है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, मतलब करंट थ्रू ब्रिज आर्म इज जीरो, देन P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। अब हम इसका प्रूव करेंगे, ठीक है? इसका प्रूफ देखते हैं। जो हमने स्टेटमेंट लिखा वो सही है या नहीं, ठीक है? तो ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। ये हमने AC से बैटरी कनेक्ट कर दी एक की के साथ। ये A और ये B आर्म, ये C, ये D आर्म, ये P, ये Q, ये रजिस्टर R, ये S, और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक। अब बैटरी कोई करंट I फ्लो कराती है, उसमें से I1 मान लो यहाँ पर फ्लो हो जाता है, और बचा हुआ करंट I माइनस I1 R से जाएगा, क्योंकि देखो करंट को है ना A पॉइंट पर आकर के दो ब्रांचेस में डिवाइड होना है। तो मान लेते हैं I में से I1 तो चला गया P वाली साइड पे, और बचा हुआ जो करंट है I माइनस I1 वो R से गया। अब यहाँ पर इसको दो ब्रांच में डिवाइड होना था। अब लेकिन अगर मैं मान लूँ कि IG 0 है, तो सारा का सारा I1 जो है वो यहाँ से फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज IG यहाँ से जाता और I1 माइनस IG Q से जाता। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ IG मेरे पास 0 है, तो सारा करंट इधर से जाएगा, और इधर से I माइनस I1 चला जाएगा, ठीक। अब देखो BD आर्म से अगर करंट 0 है, व्हेन IG इज 0, देखो किसी दो पॉइंट के बीच में करंट तभी 0 होता है जब उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, विच इम्प्लॉयज दैट VB इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। जब दो वायर के दो पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब सुने, मैं दोनों साइड में नेगेटिव लगा देता हूं, तो ये भी बराबर होंगे। मैं दोनों साइड में VA ऐड कर देता हूं, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मैं दोनों इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चेंजेस ला रहा हूं। अब देखो VA माइनस VB इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P, और ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, और रेजिस्टेंस कितना है P का। VA माइनस VD इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R, तो ये होना चाहिए I माइनस I1 इंटू R। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 1। फिर दोबारा से चालू करते हैं अगेन। अगर VB इक्वल टू VD है, तो मैं अगर दोनों साइड से VC सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो कोई इक्वेशन में इक्वलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो VB और VC जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q इंटू I1, और ऐसे ही मैं VD माइनस VC को लिख सकता हूँ S इंटू I माइनस I1। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 2। अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो मेरे पास होगा P अप इंटू I1 इक्वल टू R इंटू I माइनस I1 अपॉन Q इंटू I1 अपॉन S इंटू I माइनस I1। तो देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, I माइनस I1 से नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया
कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब ब्रिज आर्म से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S होना चाहिए। यहां तक चेक करें, कोई डाउट? एग्जाम आइडिया से अभी कुछ भी नहीं किया क्या आपने? एक दिन में तो वो एक चैप्टर होगा नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। पहले तो देखो ये चेक करके बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल समझ में आ गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। हम्म, देखो ये मेरे पास, एक मिनट, ये कैसा अरेंजमेंट बनाऊं, एक मिनट, यहाँ से गया, दो ब्रांच, आर, आर से फिर जा रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, मुझे कुछ ऐसा आइडिया लेना है ना। हम्म, तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये 5 रजिस्टर्स हैं। ये मान लो है 3 ओम, ये है 12 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 5 ओम, ये है 20 ओम। ये 5 रजिस्टर ए और बी के बीच में लगे हुए थे, 2 पॉइंट है ए और बी के बीच में। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना, ठीक है। तो देखो उसको सॉल्यूशन कैसे करता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। मैं कुछ नाम और दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये तो हो गया ए पॉइंट, ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी, और ये मेरे पास है, इसको बी नहीं, इसको हम दे देते हैं सी। तो आपको फाइंड आउट करना ए और सी के बीच में, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से समझो, मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए। जब ए पॉइंट पे आते हो तो आप देखो दो रजिस्टेंस, दो ब्रांच बढ़ती है, 3 और 5 में। तो मैंने क्या करा, 3 ओम और 5 ओम कर दिया। फिर 3 का अगला एंड कहाँ पे जुड़ता है, बी पर। तो 3 का जो दूसरा एंड है, देखो 3 ओम का एक एंड है ए और दूसरा एंड है बी, तो मैंने बी एंड बना लिया। ऐसे ही 5 का एक एंड है ए और दूसरा एंड है डी, तो मैंने डी बना लिया। अब देखो बी और डी के बीच में है 6 ओम, बी और डी के बीच में है 6 ओम। उसके बाद बी के एक एंड से 12 ओम चालू हो रहा है,
बी के एक एंड से 12 ओम चालू हुआ, 12 ओम का दूसरा एंड है सी पर, 12 ओम का दूसरा एंड है सी पर। अब डी और सी के बीच में एक रजिस्टर है 20 ओम का, डी और सी के बीच में है 20 ओम। अब देखो मैंने इसको ना रीड्रॉ कर दिया सर्किट को, अब मुझे ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो देखो ये जो 3 ओम है ना, ये आपका एक तरह से पी है, और ये 12 ओम है, ये क्यू है, ये है आर, ये है एस। अगर आप कंपेयर करोगे इस सर्किट से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने इसको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही बना दिया सर्किट को। ठीक है ना, आप इसको कंपेयर करो इससे, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ पर है 12 ओम, यहाँ पर है 6 ओम, यहाँ पर है 5 ओम, यहाँ पर है 20 ओम। अब देखो मैं इसको चेक करता हूँ ये बैलेंस है या नहीं। अगर ये बैलेंस होगा तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होना चाहिए। देखो P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 12, तो ये 1/4 हो गया। अब देखो ये है 5 और ये है 20, तो ये दोनों क्या है 1/4। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। अब अगर ये बैलेंस होता है तो यहाँ से BD आर्म से करंट जाएगा ही नहीं। जब BD आर्म से करंट जाएगा ही नहीं तो मैं इसको सर्किट में काउंट ही क्यों करूंगा, क्योंकि कोई भी करंट जो है, देखो कोई भी करंट आएगा वो एक तो यहाँ से चला जाएगा, और बचा हुआ करंट जैसे यहाँ से आई आया तो I माइनस I1 यहाँ से इन दोनों से पास हो जाएगा और फिर वापस यहाँ आई हो जाएगा। तो BD आर्म का रोल नहीं रहेगा, तो मतलब ऊपर के 2 रेजिस्टेंस और नीचे के 2 रेजिस्टेंस काम में आएंगे। अब ऊपर के देखो 3 और 12 सीरीज में है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 3 + 12 आपके पास हो जाएगा 15 ओम, और नीचे के 5 + 20 इक्वल टू 25 ओम, और ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है और पैरेलल में है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/15 + 1/25 से काउंट होगा। तो एलसीएम अगर तुम्हें नहीं आता तो देखो मैं तुम्हें सीधा तरीका बताता हूँ। जब एलसीएम अगर नहीं समझ में आ रहा क्या होगा, वैसे तो 75 होगा इसका एलसीएम। एक्चुअली में एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको दोनों ही डिवाइड करें। लेकिन चलो अगर आपको वो नहीं करना हो तो ऐसा करो, 15 × 25 कर लो, 25 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 15 को इधर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसलिए ऐसे किया क्योंकि 15 × 25 को 15 से डिवाइड करोगे तो 25 बचेगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो ये बचेगा। तो ऊपर तुम्हारे पास हो जाएगा 40, नीचे होगा 15 × 25। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 8, 5 × 5, तो 1/R इक्वल टू 8/75, या रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हो जाएगा 75/8 ओम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। चेक करें, कोई डाउट है क्या? ओके, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको। ये हम मान लेते हैं हमारे पास है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है अननोन एक्स, और ये है हमारे पास 16 ओम, और नहीं 16 नहीं, 15 ओम, और ये है हमारे पास 5 ओम। अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इफ current through galvanometer is 0, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। सुनो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और बैलेंस्ड है। ये हमारे पास जो 6 है वो एक तरह से पी का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होंगे वो टोटल क्यू होंगे। ये है आर और ये है एस। तो अब क्योंकि ये बैलेंस है, सिंस आई जी जीरो, देन पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होना चाहिए। तो पी मेरे पास कितना है 6, और क्यू का भी मुझे नहीं पता, उसको रहने दो ऐसे ही। आर है मेरे पास 15 और ये है मेरे पास 5। तो देखो 6 अपॉन क्यू इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 6 अपॉन 3 इक्वल टू क्यू, या एक स्टेप अगर चाहो तो और लिख लो आप। एक स्टेप हम और लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 3 क्यू। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2 ओम। मतलब इन दोनों का इफेक्टिव 2 ओम आना चाहिए, और ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/x, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 2, क्योंकि हमको टोटल क्यू पता है, ठीक है ना, ये 1/q के बराबर है ना टोटल। तो ये हो गया। तो 1/3 माइनस 1/2, अच्छा इसको एक काम करते हैं ना, 1/x को तो इधर ही रहने देते हैं, 1/2 माइनस 1/3। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 1/x इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ओम। चेक करें, देखें आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। क्लियर है, और आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। ये फ्रेम कैसे करें। देखो यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास सपोज 2 ओम, ये है सपोज 8 ओम, और यहाँ पर है हमारे पास 3 ओम, यहाँ पर है 1 ओम, और एक है वाई, और हमको ये दिया हुआ है कि ये बैलेंस्ड है। इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। देखें, क्योंकि ये बैलेंस है, सिंस आई जी इज 0, विच एम्प्लॉयज दैट, मैं एक काम करता हूँ, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये है R, और ये दोनों मिला करके मेरे पास S है। तो बिकॉज ये बैलेंस्ड है, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S होना चाहिए। मतलब 2/8 इक्वल टू 3 अपॉन S होना चाहिए।
तो यहाँ से हमारे पास 2s इक्वल टू 8 × 3 हो जाएगा। तो s का वैल्यू आ जाएगा, तो s हमारे पास होना चाहिए 12 ओम। लेकिन s जो है, देखो 1 और y सीरीज कॉम्बिनेशन में, 1 + y = s, तो 1 + y = 12। तो इसका मतलब y का वैल्यू होना चाहिए 11 ओम। ये आंसर होना चाहिए। चेक करके बताएं राइट है या रॉन्ग आपका आंसर। ओके, चलो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ आपने गलती करी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम लोग जब व्हीटस्टोन ब्रिज ले रहे हैं, ऐसा यहाँ हमारे पास गैल्वेनोमीटर अटैच होता है। ए, बी, सी, डी, यहाँ पर हमारे पास पी, क्यू, आर और एस। अगर मैं, देखो ए और सी के बीच में सेल कनेक्टेड है और बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, मतलब बी और डी के बीच में बैटरी लगा दूं और ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो क्या अभी भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा? तो ये क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं। इफ galvanometer and cell are interchanged, then इसको ऐसे लिखो, will Wheatstone bridge balance? ओ नहीं, ऐसे नहीं। Shown Wheatstone bridge is balanced. What will be, नहीं ऐसा करो, will it be balanced if galvanometer and cell are interchanged? ठीक है, हम देखते हैं अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को हम इंटरचेंज कर दें तो भी ये बैलेंस है या नहीं। देखो अभी इस केस में क्योंकि ये बैलेंस है, तो सिंस इट इज बैलेंस, तो इसका मतलब P/Q = R/S है। ठीक है, ये हमारे पास है ऑलरेडी। अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो देखो अब नया अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को हमने ए और सी के बीच में लगा दिया, ये ए था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। यहाँ था हमारे पास पी, ये था क्यू, ये था आर और ये था एस।
यहाँ पर अगर हमने सेल लगा दिया तो हमको चेक करना है क्या ये अभी भी बैलेंस है या नहीं। ओके, तो मैं इसको वापस से रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको अलग तरह से लिखता हूँ। मैं बी पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, बी से एक क्यू पॉइंट निकलता है, एक क्यू रजिस्टर निकलता है, और वो कहाँ तक जाता है, सी तक। क्यू बी और सी के बीच में लगा हुआ है। बी से एक रजिस्टर और निकलता है पी, और वो जाता है ए तक। ठीक है, फिर ए और डी के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है आर, और सी और डी के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है एस। ठीक है, अब देखो ए और सी के बीच में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, बी और डी के बीच में लगा हुआ है सेल और की। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस होगा, इट विल बी बैलेंस इफ Q अपॉन S इक्वल टू P अपॉन R। ठीक है ना, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस कब बोलेंगे, जब Q अपॉन S इक्वल टू P अपॉन R होगा। या हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, R को इधर और S को इधर, और Q को इधर और R को इंटरचेंज कर देते हैं। तो Q अपॉन R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q, ये तो वही पुरानी वाली कंडीशन है। इसका मतलब यस, इट विल बी बैलेंस्ड। चेक करें कुछ दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज करें तो उससे इसकी बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी बैलेंस रहेगा। देखें कोई डाउट है क्या इसमें? ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक डिवाइस वर्क करती है, उसका नाम है मीटर ब्रिज। अभी के नए कैरिकुलम में शायद इसको एनसीईआरटी ने बाहर कर दिया है, कैरिकुलम में और एनसीईआरटी में दिख नहीं रही, लेकिन इसका प्रैक्टिकल तो अभी भी तुम्हारे कोर्स में होगा। ओके, है आपके पास मीटर ब्रिज है आपके कोर्स में, ठीक है। ओके, ठीक है, मीटर ब्रिज भी है और पोटेंशियोमीटर भी होगा। तो ये है आपके कोर्स में, प्रैक्टिकल के कोर्स में है, थ्योरी से हटा दिए बस खाली। देखो मीटर ब्रिज क्या है, तुम्हें मैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। पहले तो देख लो, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है, डिवाइस विच कैन मेजर resistance and resistivity of any wire of given material। तो पहली बात तो ये है कि मीटर ब्रिज क्या कर सकता है। मीटर ब्रिज किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी मेजर कर सकता है। ओके, इट वर्क्स ऑन it works on the principle of balanced Wheatstone bridge। अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर काम करता है, दैट इज इफ current through
bridge arm is 0, then P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी मेजर कर सकता है, और ये बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और वो प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ब्रिज आर्म मतलब गैल्वेनोमीटर अगर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। देखो, एक वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, तुम्हारे को लैब में दिख जाएगा, ये ऐसे होगा। एक वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं एल शेप में। तो ये कॉपर स्ट्रिप है, और ये कॉपर स्ट्रिप स्ट्रेट है, और एक और कॉपर स्ट्रिप एल शेप में। ठीक है, तो ये 3 कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप क्यों ली? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है, पर हमको पता अगर एरिया बड़ा हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमने एक पतला वायर न लेकर हमने स्ट्रिप ली है, ताकि हम चाहते हैं कि इनका रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, अब एक 1 मीटर लंबा वायर है, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है, ये रहा। ठीक, मैं इसको कॉपर स्ट्रिप बना देता हूँ, कॉपर स्ट्रिप का कलर दे देते हैं इसको, ये कॉपर स्ट्रिप है। अच्छा, ये रेड तो लो, सारा ही गायब हो गया। ठीक है, हाइलाइटर कोई अलग कलर का है क्या? हाइलाइटर इसका ले लेते हैं, हाईलाइट ही नहीं कर रहा है तो चलो छोड़ो। अ, मुझे एक स्केल बनानी ना इस पे, तो ये ले लेते हैं। और इसके साथ में ना एक स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर लॉन्ग स्केल, ताकि आप तुम डिस्टेंस नाप पाओ। तो ये है, अभी मैं सबका नॉमेनक्लेचर कर दूंगा इधर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये है एक्चुअली में मीटर ब्रिज। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन दो एंड्स के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है वो तुम्हें मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, इस गैप के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगता है, जिसका हमको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, वो वायर लगता है। और इस एंड और दूसरे एंड के बीच में एक बैटरी और एक की कनेक्ट होती है। ये वाला एंड ए और सी बनता है। देखो, तुमको मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया ना, ये लगभग ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही है ना। यहाँ पर P, ये Q, ये R, ये S। तुमको पता है A और C के बीच में, A और C के बीच में लगता है बैटरी और की, और एक रियोस्टेट भी लगाएंगे हम करंट का वैल्यूज को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा दो। देखो, रियोस्टेट क्या है वो भी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है वो भी तुम्हें बताऊंगा अभी। ये सब तुम्हें लैब में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, बी और डी के बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और तुमको पता है कि ए और बी के बीच में पी आता है, और ए और डी के बीच में आर आता है। देखो, ए और यहाँ हो जाएगा डी पॉइंट, ए और डी के बीच में आर, ये आर का काम करेगा। डी और सी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस एस। अब देखो, पी और क्यू कहाँ बनेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ डी से एक गैल्वेनोमीटर लेंगे और एक जॉकी लेंगे। जॉकी क्या होती है? एक मेटल का बना हुआ, ऐसा तुम्हारे पेन जैसे शेप में होगा, और नीचे इसके ऐसे मेटल का एक पतला सा शार्प एज निकला होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जॉकी। ये एक्चुअली में कनेक्शन
देने के लिए होती है। उस जोकी को हम इस वायर पे स्लाइड करते हैं, तो जहां पर वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है वहां हम रुक जाएंगे। तो मान लो इसने ए एंड से एल लेंथ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिया है, ये पूरा 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है ना। तो यहां से लेकर यहां पर बचा हुआ हो जाएगा 100 माइनस एल। तो देखो ए और बी, ये हो जाएगा बी पॉइंट जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन आया ना, तो यहां पर तुम्हारे को मिलेगा पी और यहां पर मिलेगा तुम्हें क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास है मीटर स्केल, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये गैल्वेनोम, ये अननोन रेजिस्टेंस। तो पहले तो यहां तक चेक करो, तुम्हें कोई डाउट है क्या? फिर मैं तुम्हें कुछ चीजें इसमें और बताने वाला हूँ। अभी मैं तुम्हें इसका एक्चुअल पिक्चर भी दिखाऊंगा, जो तुमको लैब में दिखेगा वो कैसा दिखेगा। पहले तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ओके, अब सुनो, ये जो तुम्हारे पास 1 मीटर लॉन्ग वायर है, ये मेटल का वायर नहीं है, ये अलॉय है। ये जो वायर है ना, ये रेड वाला वायर, ये है 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ अलॉय। ये है 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ अलॉय। जो तुम्हें मैंने बताया था ना, जो स्पेशल टाइप के हमने रेजिस्टेंस बनाए, या तो ये ज्यादातर ये निक्रोम का होगा, या ये होगा मैग्नीन, या ये होगा कॉन्स्टेंटन। और ज्यादातर चांसेस ये निक्रोम वायर है ना। ये एक स्पेशल टाइप का अलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में हाई होती है, और इनका अल्फा, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, वो लो होता है ना। मतलब इन वायर का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन मेटल वायर के कंपैरिजन में कम होता है, और इनकी रजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में हाई होती है। तो मैं तुम्हें ये जो बात बोली है, ये जो अलॉय है, इनकी रजिस्टिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल। और इनका जो अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो लो होता है इन कंपैरिजन टू मेटल। तो ये है तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी, और ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये अभी मैंने तुमको यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट क्या है वो समझाना है, लेकिन उससे पहले तुम देखो इनकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, ये वुडन बॉक्स है एक तरह का। ठीक है, ऐसा वुडन बॉक्स है। तुम देखोगे इसके ऊपर है ना, ऐसी कंस्ट्रक्शन होगी, ब्रास की, पीतल का बना हुआ, ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन टाइप होगा। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ऐसा गैप और यूं। ठीक है, ऐसा इस बीच में है ना की लगती है। की कैसे? ऐसी चाबी जैसी होगी, ये इसके बीच में जाके लग जाती है। तो अब देखो क्या है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है तुम्हारे पास ये ऐसा कंस्ट्रक्शन, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं थोड़ा 3D इफेक्ट में, यूं और यूं, और ये जो मेटल की है ना, ये की इनके बीच में ऐसे लग जाती है, ये इस गैप में की लग जाएगी। अब जब ये की लगने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, अरे तुमको एक्चुअल फिगर दिखाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये है मीटर ब्रिज, जो तुमको मैंने बताया था ना कि ये तो है, देखो कॉपर की स्ट्रिप्स,
ये देखो ये एल शेप में, ये सीधी, और ये वो ए पॉइंट बनता है जिसके बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे और एक की कनेक्ट करेंगे, है ना, ऐसे। और इस गैप में, लेफ्ट गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। यहां पर हम अननोन रेजिस्टेंस रखेंगे एस, ठीक है। और इस यहां पर हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे इससे, और यहां पर है ना, इधर ये 1 मीटर की स्केल है और यहां पर वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। हम जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे और मान लेते हैं वो बी पॉइंट पर 0 डिफ्लेक्शन दे देगा, तो इसका मतलब ये एंड पी हो जाएगा, ये एंड क्यू हो जाएगा, ये आर है और ये एस है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा था रेजिस्टेंस बॉक्स, देखो ये है वो रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना। तुम एक्चुअल पर्पस में तुम्हारे लैब में ऐसा लगा हुआ होगा। ये जो है, इन गैप के बीच में तुमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है आर, यहां पर अननोन रेजिस्टेंस लगेगा ये, जिसका रेजिस्टेंस नापना है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी आ रही है, जो कि ये मान लो एल लेंथ पर उसने 0 डिफ्लेक्शन दे दिया, तो बची हुई 100 माइनस एल। और यहां पर हमने बैटरी और एक की लगाया हुआ है ना, इसने रियोस्टेट लगाया हुआ नहीं है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है ना। यहां पर ये पी बन जाएगा और ये क्यू बन जाएगा। तो ये हो गया मीटर ब्रिज। देखो ये भी एक और डायग्राम, ये है रियोस्टेट, देखो ये है रियोस्टेट। ये एक्चुअली में वेरिएबल रजिस्टर है, वो भी तुम्हें अभी मैं बताऊंगा। रेजिस्टेंस बॉक्स का मैंने और क्लियर फोटो नहीं लिया है। देखो ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका एक वायर एक एंड पे और दूसरा वायर दूसरे एंड पे, बीच में है ना ये की तुमको जो दिख रही है, ये ऐसी की होती है ब्लैक कलर की। तुम जिस गैप में से की को निकाल दोगे, एक्चुअली में क्या होता है कि देखो ये एक गैप है जिसके बीच में की लगेगी, यहां बीच में रजिस्टर वायर है, जैसे मान लो ये है 10 ओम का वायर। अब अगर ये की अंदर डली हुई है इसके, तब तो करंट है ना ऊपर से बह जाएगा, 10 ओम से नहीं जाएगा। लेकिन अगर की निकाल दोगे तो करंट को कैसे फ्लो होना पड़ेगा, इस 10 ओम के वायर से फ्लो होना पड़ेगा। तो हमको सर्किट में भी जो भी रजिस्टेंस लगाना हो, मतलब सपोज मेरे को आर की वैल्यू लेनी है 10 ओम, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 10 ओम की को बाहर निकाल दूंगा। तो बाहर निकाल दूंगा तो अब करंट है ना सीधा सीधा नहीं जा पाएगा। अगर करंट देखो की लगी हुई हो, अगर की सर्किट में लगी हुई हो, तो करंट हमेशा कौन सा रास्ता चूज करता है, कम से कम रेजिस्टेंस वाला। अब ये वाला जो रास्ता है सीधा सीधा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर तुम की निकाल लोगे तो करंट को फिर 10 ओम में से होके जाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मेरे को सर्किट में जो ओम का रेजिस्टेंस लेना है वो की में बाहर निकाल दूंगा, उसके बाहर निकालते से सर्किट में उतना रेजिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक तो रियोस्टेट का अलग से फोटो नहीं लिया, कहीं कहीं लिया हुआ है क्या, नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें रियोस्टेट बताता हूँ, है ना। देखो रियोस्टेट क्या है, मैंने शायद रियोस्टेट कहीं पे लिया था एक, हाँ ये रहा, ये रियोस्टेट है, ठीक है। अब देखो हम वायर को इन चार में से किसी टर्मिनल पे जोड़ सकते हैं। देखो वायर को यहां पर जोड़ सकते हैं, हमको आइडियली वायर ऐसे जोड़ना चाहिए यहां पर, और यहां से निकालना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरे वायर है रेजिस्टेंस के। तो क्या होता है, जब करंट यहां आएगा, यहां से इन वायर में से होता हुआ फिर यहां ऊपर से चला जाएगा। अब ये जो है ये स्लाइडर है, ये जो है ना ये स्लाइडर है। मैं जैसे जैसे इसको इधर खिसकाऊंगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस लगता जाएगा। अगर मुझे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मेरे को इधर इसको खिसकाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो हम ये होता है तुम्हारे पास रियोस्टेट, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स ये है, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स का थोड़ा और क्लोज डायग्राम, ये देखो ये की निकाल के रखी हुई है बाहर, ये जो की निकाल ली ना उतना रेजिस्टेंस, जैसे यहां से की निकाली हुई है, देखो यहां से की निकाली हुई है, तो मतलब सर्किट में ये रेजिस्टेंस लग गया। तो यानी जैसे करंट जब आएगा ना, करंट यूं आएगा, इन सबसे बहता हुआ आया,
अब यहां पर वो रेजिस्टेंस में से होकर पास होगा, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें दो चीजें समझानी थी। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम अलग अलग रेजिस्टेंस बदल करके लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स भी वही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में फिक्स वैल्यू होती है कि भाई 1 ओम निकालो, 2 ओम निकालो, 10 ओम निकालो, ऐसे होता है। और रियोस्टेट में तुम अलग अलग वेरिएबल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये तुम्हारे पास मीटर ब्रिज है। कंस्ट्रक्शन कैसी है? एक वुडन प्लैंक के ऊपर ये मेटल की कॉपर की स्टेप्स हैं। एक 1 मीटर का स्केल है, देखो ये 1 मीटर का स्केल है। इसके ऊपर है ना कैलिब्रेशन होगा कि 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटी, या बीच में 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाया हुआ, ठीक है। नहीं, पॉजिटिव यहाँ लगाया हुआ इसने, इसने गलत बना दी डायरेक्शन। ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, इसको रेड होना चाहिए था, ठीक है। और इसको ब्लैक होना चाहिए था, इसने गलत डायग्राम बना रखा है। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो देखो रियोस्टेट का मेन काम है सर्किट में से करंट को कंट्रोल करना। हमको करंट कम फ्लो कराना है या ज़्यादा फ्लो कराना है, ये है वो की जिसको डालोगे तो सर्किट में देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा, यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर दो ब्रांच में बटेगा। जैसे हमको पता है ना भाई, ए पर जब आता है, जैसे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, यहाँ पर हमको बैटरी लगानी होती है, ये रियोस्टेट, ये की, है ना। ए और सी के बीच में हमको लगानी होती है ए और सी के बीच में हमको लगानी होती है बैटरी। बी और डी के बीच में हमको लगाना होता है गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी। तो देखो करंट बैटरी से आया, अब वो पी और क्यू में बटेगा। तो जैसे ही करंट यहाँ पर आया तो एक उसके पास आर में ये आर और एक है ये पी, और हमको जोकी ये जोकी है, ये जो है ये जॉकी है। इसको हम इसके वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे, ठीक है। अब जहां पर एक जैसे ये यहाँ पर मान लो जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया, तो ये हिस्सा हो जाएगा पी और ये हिस्सा हो जाएगा क्यू। तो एल लेंथ तक हमारे पास पी और 100 माइनस एल लेंथ तक का रेजिस्टेंस हमारे पास क्यू। तो ये इस तरह का। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मैं वापस रिपीट करूंगा, अदरवाइज तुम्हें समझ में आ गया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इससे हम रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीटर ब्रिज से हम रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आगे। यहाँ तक पहले चेक करो कि कोई डाउट थोड़ी है आपको। ओके, अब सुनो। तो जैसा कि मेरे पास मैंने तुम्हें बताया था, ये मीटर ब्रिज है, ये उसकी एल शेप की स्टेप्स और ये स्ट्रेट स्टेप। यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम का वायर हो गया। यहाँ हमने रजिस्टेंस बॉक्स में से मान लो कोई एक की निकाल ली जिससे इसका रजिस्टेंस आर हो गया, और यहाँ पर हमने अननोन रजिस्टेंस एस लगा रखा है। और यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर डी पॉइंट से, ये ए और ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट से हमने एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगा रखी है। मान लो वो ए एंड से एल लेंथ पर हमको जीरो डिफ्लेक्शन देती है, तो ये बची हुई ए बी से सी तक की डिस्टेंस 100 माइनस एल हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस पी हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस क्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक बैटरी, एक रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हैं, और एक की लगा रखी है हमने ऐसे, ठीक है। ये बैटरी वी वोल्ट की। अब हमको इसने गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है। अगर गैल्वेनोमीटर का से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास जो तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो व्हेन आई जी इज जीरो, तब हम बोल सकते हैं कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। अब मैं मानता हूं ये जो हमारे पास मीटर ब्रिज का वायर है 1 मीटर लॉन्ग,
इसकी यूनिट लेंथ का यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं x। लेट x बी रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर। ठीक है, हम ये ए और सी के बीच में जो वायर लगाए ना 1 मीटर लंबा, मान लेते हैं उसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है। तो देखो पी रेजिस्टेंस जो हमको मिला वो एल लेंथ पे मिला है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस एक्स है तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, एल एक्स। तो ये तो हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, पी। और क्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू एक्स। अब हमको पता है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। तो P की जगह हम डाल देंगे एल एक्स और Q की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 100 माइनस एल इंटू एक्स और आर इंटू एस। एक्स से एक्स कट जाएगा तो S इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस तरीके से हम अननोन रजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको देखो क्या मिला है कि अननोन रजिस्टेंस S इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। देखो एक्सपेरिमेंट से हमने हमने क्या किया था, ये जो जॉकी थी इस जॉकी को ए पॉइंट से, देखो इस जॉकी को ए पॉइंट से धीरे धीरे स्लाइड कराते हुए लाए। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है वहां रुक गए। तो हमने स्केल से लेंथ नाप ली, भाई एल लेंथ पे हमको बैलेंस पॉइंट मिला है, तो ये हमारे पास पी हो गया। तो हमने एक्सपेरिमेंट से एल निकाल लेना है ना, तो हम इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर ब्रिज से। अब सुनो, पहले तो यहां तक चेक करो, तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। तुम लैब में भी जाना तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। सबसे पहले सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट को अरेंज कर लेना, फिर जॉकी को ए पॉइंट से स्लाइड कराते हुए लाना, जहां वो जीरो डिफ्लेक्शन दे दे वो लेंथ नोट कर लेना और इस वाले फॉर्मूले में डाल देना, तो तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। चेक करो, यहां तक क्लियर है बात? ओके। अब देखो रजिस्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब सुने ध्यान से, तुमने क्या करना है, यहां पर वो ये जो वायर लगा ना, यहां पर वो अननोन रेजिस्टेंस का वायर लगा हुआ एस, इस वायर को खोल के बाहर निकाल लो। ये वायर ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुमने स्क्रू गेज देखा होगा 11th क्लास में, तुमने स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ऐसा स्क्रू गेज होता है, इस स्क्रू गेज की मदद से हम इस वायर का डायामीटर नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस वायर को इस स्क्रू गेज के बीच में लगाना और तुम इसका डायामीटर निकाल लेना। ठीक है, डायामीटर का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगी तुम्हारे पास रेडियस इस वायर की। तुम्हें इस वायर की रेडियस आर पता लग गई, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो वायर जो होता है ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा और इसकी लेंथ एल ये होगी। अब तुम्हें पता है ना कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस एस है तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता है ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू रो एल बाय ए। तो हमको रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो एस इंटू ए अपॉन एल से आ जाएगी ना। तो अब सुने, तुमने रजिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन ये रजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए होता है। तो तुम्हारे पास ये जो अननोन रजिस्टेंस का वायर था ना एस, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ए जो कि पाई आर स्क्वायर से मिलेगा। इसकी लेंथ तुम्हें ना मीटर स्केल के ऊपर रख करके इसकी लेंथ नाप लेना। तो अब इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है, तो एस इंटू ए अपॉन एल कर लेना, तो तुम्हें इस वायर की रजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। तो तुम्हारे पास ये एक्सपेरिमेंट है 12th में, किसी अननोन रेजिस्टेंस के वायर का रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी फाइंड आउट करना। तो रेजिस्टेंस तो इस तरह से फाइंड आउट करने लेना और रजिस्टिविटी इस तरह से फाइंड आउट कर लेना। तो एक बार चेक करो, देखो यहाँ तक क्लियर है क्या बात, तुम्हें समझ में आ गया कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम कैसे एक वायर का रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और सुनो। ये जो वो मीटर ब्रिज का वायर होता है ना, एसी, और यहाँ वो डी पॉइंट से तुमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और जॉकी को स्लाइड कराते, और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से तुम वो वैल्यू लेते हो, यहाँ से कोई की निकालोगे जिससे आर रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा, और ये वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तुम्हें फाइंड आउट करनी है। देखो, अब बात ये होती है कि तुमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तुम्हें जीरो डिफ्लेक्शन मिले ना, वो लगभग बीच में मिले। ऐसा क्यों? तुम मान लो तुम्हारे पास एक स्केल ऐसी है कि बीच के पॉइंट में जो डिवीजन है वो दूर दूर है, लेकिन कोनों पर जाकर के वो पास पास में है। ठीक है, और बीच में ये डिविजन्स दूर दूर है, तो तुम नापना कहाँ पसंद करोगे लेंथ को, इस कोने पे या बीच में? ऑब्वियसली यहाँ पर हमको लेंथ बहुत एक्यूरेट नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें लेंथ एक्यूरेट मिलेगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा, देखो ये हमारे हाथ में, अब देखो क्या है कि ये P और यहाँ पर Q मिलता है, और P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। अब मैं मान लूं कि मुझे 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस लेंथ मिली, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 40/60 इक्वल टू R/S, तो 2/3। तो जो रेजिस्टेंस है ना, एक मिनट तुम देखो, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, ये तुम्हारे नोन रेजिस्टेंस का 3/2 टाइम्स है भाई। ये आर रेजिस्टेंस तो आपको पता होता है ना, आपने कितना निकाला है। अब लेकिन मैं यही लेंथ अगर ठीक बीच में ऑब्टेन करूं, मान लो मुझे 50 सेंटीमीटर पर मिली, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/50 मतलब 1, मतलब R/S, मतलब आपका अननोन रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस के बराबर ही है। तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये अननोन रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू लगभग बराबर है। तो देखो आप क्या करो, जैसे शुरुआत में आपने कोई रेजिस्टेंस निकाला, मान लो 2 ओम का, 2 ओम का निकालने पर तुम्हें मान लो जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है यहाँ कहीं पर 10 सेंटीमीटर पर। तो अब देखो 10/90 इक्वल टू R/S, तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा रेजिस्टेंस छोटा है इसके मुकाबले। तो अब क्या करो, जब तुम्हें बीच इस कोने पे मिल रही है लेंथ, तो इससे अब 2 ओम को वापस डाल दो, कुछ बड़ा रेजिस्टेंस निकालो, मान लो 5 ओम निकालो। तो तुम देखोगे जैसे जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ना, तुम्हारी बैलेंस लेंथ इधर खिसकती जाएगी। तो तुम खिसकाना ऐसी कि 50 के आसपास किसी वैल्यू पर तुम्हें जो है जीरो डिफ्लेक्शन मिले। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जो लें वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास हो, तो हमारे रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है क्या? बात यहाँ तक समझ में आ गया कि क्यों हमें जीरो लेंथ लगभग सेंटर पे लेनी चाहिए, और कैसे तुम सेंटर तक पहुंचोगे? जैसे तुम कोई भी वैल्यू निकाल करके देखो, अब अगर वो ए के क्लोज में है तो इसका मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस कम है और एस ज्यादा है। जैसे जैसे ये राइट हैंड साइड पर सी की तरफ बढ़ेगी, तुम्हारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एस की कम होती जाएगी उसके कंपैरिजन में। ओके, तो मैं अब तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूं इस पर बेस्ड। मान लो हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, और मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, और जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट हुई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो मैं पहले आपको दे रहा हूं क्वेश्चन ट्राई करने को, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करेंगे एक बार, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम।
देखो हमें पता है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। तो अगर इसके पर यूनिट लेंथ का लेट एक्स बी रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, तो P इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू एक्स और Q इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू एक्स, है ना, क्योंकि ये टोटल 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। तो 20 यहाँ पर आ गया तो बचा हुआ 80 सेंटीमीटर होगा। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। तो P है 20x और ये है 80x, और रजिस्टेंस हमने निकाला था 3 ओम का, और S ये दोनों कैंसिल, तो 1/4 इक्वल टू 3S। तो S इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम। चेक करें राइट है या रॉन्ग है आपका आंसर। करेक्ट। अब देखो एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ मैं, ये ना आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। देखो आपके जो प्रैक्टिकल में होगा ना, एक तो एक्सपेरिमेंट ये होगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी फाइंड आउट करने का, और दूसरा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूव करने का। जैसे हमको पता है कि अगर दो रजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ें तो इफेक्टिव रजिस्टेंस आर प्लस आर वन प्लस आर टू से आता है, और अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ें तो 1/R1 प्लस 1/R2 से 1/R आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है वेरीफाई करने के लिए। तो अब वो क्वेश्चन उसी पर मैं बेस बना रहा हूँ, है ना। तो मान लो ये है मेरे पास रजिस्टेंस बॉक्स, और अननोन में मैंने क्या करा, इस गैप में मैं एक बार दो अननोन रजिस्टेंस है R1 और R2, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहा हूं फर्स्ट, फिर मैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, है ना। इस गैप में मैं इनको अल्टरनेटली एक एक करके ऐसे लगाऊंगा। एक बार सीरीज में लगाऊंगा इस गैप में, मतलब एक बार मैंने ऐसे लगा दिया R1 प्लस R2, और एक बार मैं इनको ऐसे लगाऊंगा बी वाले तरीके से। अब पहली बार जब ए में मैंने सीरीज में लगाया, तब मेरे को बैलेंस लेंथ जो मिली वो मिली मुझे 20 सेंटीमीटर। जब मैंने इनको पैरेलल में लगाया तो मुझे बैलेंस लेंथ मिली 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने यहाँ से रजिस्टेंस बॉक्स से रजिस्टेंस निकाल रखा है 4 ओम का। तो अब हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करें। करेक्ट, राइट था आपका आंसर। आप ट्राई करेंगे। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। चेक करते हैं हम R1 और R2 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी है, आपको ऐसे ही वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी करना होगा ना। जो इसमें दो टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी पे बेस्ड है। तो अब सुने, जब फर्स्ट केस में हमने R1 और R2 को सीरीज में लगाया तब हमको लेंथ मिली 20 सेंटीमीटर, और जब हमने इनको पैरेलल में लगाया तब 80 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पर हमने अननोन रेजिस्टेंस 4 ओम लिया। ओके, तो देखो फर्स्ट डेटा यहाँ पर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स के में है 4 ओम, और यहाँ पर जो S है अब हमारे पास वो S1 है,
वो R1 प्लस R2 है एक्चुअली में, और हमें जो लेंथ मिली है बैलेंस लेंथ वो 20 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, यही था हमारे पास। ओके, तो इस केस में P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S1 होगा। तो 20x अपॉन 80x इक्वल टू 4 अपॉन S1। तो ये हमारे पास 1/4। तो S1 आ गई हमारे पास 16 ओम। तो S1 कैसे मिलती है हमको? R1 प्लस R2 से। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 16। तो एक इक्वेशन हो गया। अब जब हमने यहाँ पर इनको पैरेलल में लगाया, है ना, ये तो पहले हमने S1 ऐसे लिया था, फिर हमने S2 ले लेते हैं इनको पैरेलल में, जब दोनों रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ये S2 है। तो 1 अपॉन S2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। ठीक है, और दूसरे केस में हमको जब बैलेंस लेंथ मिला वो 80 सेंटीमीटर, अब की बार हमको 80 सेंटीमीटर मिला। तो फिर हम वही करते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S2। तो ये था हमारे पास 80x अपॉन 20x इक्वल टू 4 अपॉन S2। तो ये कैंसिल होके 4 बचेगा, तो S2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले में हम यूज़ करते 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 से हम अगर R1 की वैल्यू निकालें तो 16 माइनस R2 आएगी। इस वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, हमने R1 की वैल्यू को क्या लिख देना है? 16 माइनस R2 और 1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो R2 इंटू 16 माइनस R2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R2 प्लस 16 माइनस R2। तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 इंटू 16 माइनस R2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो 16 R2 माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसफ़र करें तो R स्क्वायर माइनस 16R2 प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो तुमको पता है ना, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 हो तो X इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होगा। तो यहाँ पर A 1 है, B माइनस 16 है और C 16 है। तो X मतलब R2 माइनस B मतलब प्लस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर मतलब माइनस 16 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू A इंटू C अपॉन 2A। ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इन दोनों में से 16 कॉमन है, निकाल लो। तो यहाँ बचता है 16 प्लस 4। ठीक है, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 अपॉन 2। तो हमारे पास R2 जो है वो आ जाएगा 16 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 20 अपॉन 2। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर रूट भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये 4 इंटू 5 है तो 2 रूट 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस 8 रूट 5 अपॉन 2। अब सुने कि रूट 5 मतलब 2.5 के अक्रॉस आसपास समथिंग। तो देखो 2 से डिवाइड भी कर दो इसको, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस माइनस 4 रूट 5। तो देखो हम नेगेटिव साइन तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये
8 से बड़ा हो जाएगा, तो R2 का जो वैल्यू है इट इज़ 8 + 4√5 ओम। ठीक, तो ये हो गया R2 का वैल्यू, और R1 आता है 16 - R2 से, तो 16 - 8 - 4√5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 4√5 ओम। तो देखें हम इस तरह से R1 और R2 का वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। चेक करके बताएं, कोई डाउट है क्या? अब देखो ये है ना, तुम्हें मीटर ब्रिज बहुत अच्छी जो पकड़ आएगी ना, वो आएगी जब एक्सपेरिमेंट कर लोगे इसके साथ एक बार। जब तुम्हारा लैब में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना इसके ऊपर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा इसका थ्योरी और वो सारी कहानी। तो क्योंकि अभी हमारे पास थ्योरी में तो है नहीं है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो वहाँ प्रैक्टिकल में तुम कर लेना। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पोटेंशियोमीटर, और कुछ मैं तुम्हें क्वेश्चंस करने की और प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये कल वाली क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए चैप्टर, या फिर एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको अब कल फिनिश करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई दिक्कत